नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। सदन में उठा रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मुद्दा, विपक्ष ने सीबीआई जांच की उठाई मांग। एसएमसी शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, नियमित करने की सरकार की नहीं है कोई योजना। आगामी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा जल्द करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। बसंत आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला जिला स्तरीय फाग उत्सव 30 मार्च से होगा शुरू। भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष के घर और कार्यालय पर सीबीआई की छापेमारी मामले पर विपक्ष ने बोला हमला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी से लोकसभा सांसद रामस्वरूप शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, मंत्री और विधायकों ने भी स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। हमारे सांसद रामस्वरूप जी हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कल हम उनके अंतिम संस्कार में वहाँ गए थे और उनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग उनसे, उनके हर बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। किस प्रकार से वो संगठन के काम में वर्षों से लगे हुए थे। उनके स्वभाव के बारे में विशेषता यही थी कि वो सबसे ज़्यादा मिलनसार, सबसे ज़्यादा पार्टी के बीच में इस प्रकार के कई विषय आते थे, उन सारे विषयों को समाधान की तरफ बढ़ाने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। प्रदेश में नुकसान हुआ है पार्टी को भी, और स्वाभाविक रूप से प्रदेश को नुकसान हुआ है। परिवार को तो जो क्षति हुई है वो तो अपूरणीय है। ऐसे में हम सब लोग संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हुए परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज कल हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो इसलिए ये हमसे कल थोड़ी कमी रह गई। हमको कल ही शाम को सत्र समाप्त होने के बाद तुरंत जो है वो विधायक दल की बैठक बुला करके ये श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन रख करके करनी चाहिए थी अलग से। हालांकि हाउस के अंदर जो एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार जो है शोकोद्गार हुए हैं और उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया है। सांसद के साथ साथ में हमारे दल के, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इसलिए हमारी अलग से भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक का होना बहुत लाजमी था और उसमें अलग से हम उनको श्रद्धांजलि दें 2 मिनट का मौन रख करके, ये एक आवश्यकता महसूस हुई, तो इसलिए हम आज बैठे हैं। इसलिए बहुत लंबी बातचीत नहीं करते हुए तो मैं तो ये सोचूंगा कि 2 मिनट का मौन रखें। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में प्रश्नकाल के बाद विपक्ष द्वारा सांसद रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया व सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सांसद की आत्महत्या मामले में राजनीति करना गलत है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और इस मामले पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा।
प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समाप्त होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की आत्महत्या का मामला सदन में लाया और कहा कि जिस तरह से सांसद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले हैं, उसके बाद प्रदेश में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और सांसद उपेंद्र रावत जो उनके बगल में रहते थे, उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसलिए मुख्यमंत्री को सदन में आत्महत्या के कारणों की जानकारी देनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्योंकि सांसद जनता के प्रतिनिधि थे और 17 लाख लोगों ने उनको संसद भेजा, इसलिए उनकी मौत के कारणों को जानने का हक लोगों को है। इसलिए जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की सीबीआई जांच हो सकती है तो सांसद की आत्महत्या की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 18 लाख लोगों का क्षेत्र है और एक बड़े मार्जिन से जीते हुए नेता थे और बहुत ही सहज और सद्भावना रखने वाले व्यक्तित्व थे। अब उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो जाता है और दिल्ली में उनका निधन हुआ है और इसलिए जिस ढंग से डिफरेंट अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न्स पे तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये अच्छा है कि सरकार खुद ही जांच के आदेश दे दे और एक सही वस्तुतः स्थिति सामने आ जाए। क्योंकि ऐसा है कि उन्होंने 3-4 दिन पहले वैक्सीनेशन भी करवाया था। इसका मतलब जो व्यक्ति वैक्सीनेशन करा रहा है, इसका मतलब उसका जीने का तमन्ना है, तभी वो वैक्सीनेशन करवा रहा है। रात को उन्होंने खाना भी खाया। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले वो जो है शिवरात्रि के मौके पे जो है उस पर भी नज़र आए हैं वाहन पे शोभा यात्रा के दौरान। तो ऐसी क्या बात हो गई कि जो है उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली? क्या व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस? कोई ऐसे क्या कारण बने? अब लोग तरह तरह की थ्योरीज फ्लोट कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने दिल्ली से जो है सोशल मीडिया पे डाला है कि वो तो इस्तीफ़ा देने वाले थे। तो हकीकत क्या थी, क्या परिस्थितियां बनी जो उन्होंने ऐसा किया है? तो उसके लिए हमने कहा कि उनके पद प्रतिष्ठा को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, वो प्रधानमंत्री मोदी उनको डायरेक्ट जानते थे, मुख्यमंत्री उनको डायरेक्ट जानते थे। मंडी से सरकार बने, मुख्यमंत्री बने, उसके पक्षधर वो व्यक्ति थे। लेकिन आज कई तरह की बातें कह रहे हैं कि सरकार के साथ भी उनके संबंध नासाज थे। ये अब जो है थ्योरीज फ्लोट हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं। तो हमने कहा कि इन सब पे विराम लगाने के लिए सरकार को स्टेटमेंट देनी चाहिए सदन में क्या घटित हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस सांसद की आत्महत्या की घटना की जांच कर रही है और अगर आवश्यकता हुई या परिवार के सदस्यों ने मांग की तो मामले को लेकर प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की मांग करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सांसद की आत्महत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीति करना गलत है और सोशल मीडिया में भी तथ्यहीन टिप्पणी करना बेहद गलत है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में जानकारी मिली है, उनके अनुसार स्वास्थ्य ही कारण लग रहा है क्योंकि कुछ दिनों से वे शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे और कायाकल्प पालमपुर में उन्होंने कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ लिया, इसलिए अभी कुछ कहना और करना जल्दबाजी होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। जो मामला दर्ज हुआ है उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच में अभी हमारा मिलना हुआ, परिवार के सदस्यों ने अभी किसी बात को लेकर के ऐसी बात नहीं कही है। स्वास्थ्य का जिक्र, उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इस बात को लेकर के जिक्र जरूर किया, लेकिन इससे हट करके कोई भी बात अभी तक उन्होंने नहीं की। मेरा ये मानना है कि जो भी घटना हुई है ये दुखद हुई है। हम सब लोग विचलित हैं, इस घटना से दुखी हैं और ऐसी परिस्थिति में इसको राजनीतिक दृष्टि से एक शेप नहीं देनी चाहिए और जहाँ भी
इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस जब सबके सामने पूरा होकर के आएगा तो उसके बाद कोई टिप्पणी किसी ने करनी है तो वो समझ में आती है। दूसरा, इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा भी सुना है कि सोशल मीडिया में भी कुछ बातें डाली हैं, बिना सबूत के डाली हैं, बिना आधार के डाली हैं। उस पर भी अभी सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। किसी आदमी की जिंदगी समाप्त हो गई, दुनिया से चले गए, और ऐसी परिस्थिति में हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ें इस प्रकार से समाज के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करें, वो उचित नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना इस सारे विषय में, क्योंकि दिल्ली में इस सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसका हमको इंतजार करना है। एसएनसी अध्यापकों के नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस विधायक विनय कुमार की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि फिलहाल सरकार की शिक्षकों को नियमित करने की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसएमसी की सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की सेवाएं 1 वर्ष के लिए जारी रखी है और आगामी निर्णय उसके बाद ही लिया जाएगा। हम सभी को इस संबंध में मालूम है कि 14 अगस्त 2020 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश प्रदान किए थे, और उसके पश्चात यह है कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में गई और जिसमें 24/11/2020 को एसएलपी को स्वीकार किया गया, और उसमें जो हाईकोर्ट के द्वारा जो पारित आदेश थे उनको निरस्त करते हुए ये कहा कि जो 17/7/2012 की जो एसएमसी के संबंध में जो नीति बनी थी उसके आधार पर जो लगाए गए हैं कि भाई जो भर्ती और एवं पदोन्नति नियम अनुसार जो अध्यापकों की जो नियुक्तियां नहीं की जाती तो तब तक वो उचित है। तो इसलिए जो उनकी अनुपालना उसको हम लोग कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल हमने 2021-22 तक इनको एक्सटेंशन प्रदान कर दी है, और इनको जो मानदेय दिया जाता है उसको इस वर्ष भी 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से बढ़ाया गया है। प्रदेश के 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों को लेकर भाजपा जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पंचायत समितियों व नगर निगम चुनावों की तरफ से आगामी नगर निगम चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट में महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए किए गए प्रावधानों की भी सराहना की। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि जहां चीन ने विश्व को कोरोना दिया तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को इसका इलाज दिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा गत चुनावों की तरह ही आगामी निगम चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। भाजपा सभी वार्डों में पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी दायित्व सौंप दिया गया है। एक तरफ भाजपा के पास जहां केंद्र व प्रदेश में सशक्त नेतृत्व है, वहीं विपक्ष के पास ना तो कोई नेता है और ना ही कोई मुद्दा। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए लाई गई योजनाओं की भी सराहना की और बजट को सर्वहितकारी करार दिया। वहीं उन्होंने बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा राज्यपाल के साथ किए गए दुर्व्यवहार की भी आलोचना की। अविनाश राय खन्ना ने जल्द ही नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस सरकार के सत्ता मिलने के मिथक को 2022 में भाजपा दोबारा सरकार बनाकर तोड़ देगी। अभी देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। एक शब्द में मैं अगर इस बात को कहूं कि चाइना ने कोरोना दिया, भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उसका इलाज दिया। कोरोना फैलाने में जिस ढंग से चाइना ने सारे विश्व को अपने घेरे में लिया, उसी तरफ भारत ने वैक्सीन डेवलप करके एक इलाज की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया और बाकी देशों की मदद की है। अभी एक बाई इलेक्शन फतेहपुर का और दूसरा 4 कारपोरेशन के इलेक्शन जो हैं वो ड्यू हैं, जिसमें पालमपुर, धर्मशाला, सोलन और मंडी। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव डेफिनेट जीतेगी। उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार के काम एक
बूथ लेवल तक का संगठन, हम सब इन चीज़ों को मिलाकर जो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन हैं उसमें बहुत अच्छा अपना शो करेंगे और 4 की 4 कारपोरेशन भारतीय जनता पार्टी की प्योर बने, उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो संगठन की स्थिति है, सरकार की स्थिति है कि हम 4 की 4 कारपोरेशन जीतेंगे। एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया। कार्यकर्ता का मन था, लोगों का मन था कि क्यों नहीं ये चुनाव चिन्ह पर हो, तो ये भी एक निर्णय लिया है कि आने वाले कारपोरेशन के चुनाव जो हैं वो चुनाव चिन्ह पर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और गमखम से ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार जिस ढंग से हमें पंचायत के चुनाव में लोगों ने साथ दिया है, वो एक बार फिर हमें इन कारपोरेशन के चुनाव में हमारा साथ देंगे। अब जिसके साथ हमारा मुकाबला है, उनके पास क्या है? उनके पास ना तो ऐसा कोई नेतृत्व, ना ही कोई इशू, ना ही कोई डायरेक्शन। तो एक शब्द में कहूं कि कांग्रेस आज नेताविहीन, दिशाविहीन और मुद्दाविहीन पार्टी हो चुकी है और उनके पास सिर्फ विधानसभा में और जो उन्होंने रोल अदा किया है गवर्नर साहब के साथ, जिस तरह से व्यवहार किया है, वो उनका शो करता है कि वो किस ढंग से कमज़ोर हो चुके हैं। गवर्नर जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, जे उन्होंने साबित किया है और जनता ने उनको जितना लताड़ा है, मैं जितना प्रवास मैंने किया, आप लोगों ने भी बहुत क्वेश्चन उसके बारे में पूछे हैं और ये बाद में भी कहा है कि ऐसा यहाँ देवभूमि, यहाँ के लोग देवतुल्य हैं, ऐसा कभी भी हम सोच नहीं सकते। भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सुमित शर्मा के घर और कार्यालय में सीबीआई द्वारा छापा मारने के मामले पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार आए दिन कहती है कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन भाजपा के एक बड़े नेता के घर में सीबीआई द्वारा छापा मारना हैरत कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि आजकल हिमाचल की राजनीति में नया चलन शुरू हुआ है, जिसमें कई नेता राजनीति की आड़ में लोगों को पैसा बांटने में लगे हुए हैं, जिसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोकतंत्र की गरिमा आहत हो रही है। कुलदीप पठानिया ने भाजपा सरकार पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के घर और कार्यालय पर सीबीआई की छापेमारी के मामले पर विपक्ष ने हमला किया है। हमीरपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने इस मामले पर हैरानी जताते हुए कहा कि यूं तो भाजपा कहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन जिस तरह भाजपा के बड़े नेता पर सीबीआई द्वारा छापा मारा गया है, उससे साफ हो गया है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि नगर निकाय और पंचायतों के चुनावों में जीतने के बाद भाजपा सरकार झूठे आंकड़े पेश करने में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रधान और उप प्रधान के अलावा बीडीसी व जिला परिषद चुनावों को भी पार्टी चिन्ह पर करवाया जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय के चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी से त्रस्त जनता कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए पार्टी को जीत दिलाएगी। भाजपा सरकार कहती है कि मेरी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। उनका प्रदेश का अध्यक्ष, औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश अध्यक्ष जो है, उसके कारनामों से ये सिद्ध होता है कि सरकार में बोलने को कुछ है और करने उनके जो कार्यक्रम है कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो झूठ बोलना और देश की जनता को गुमराह करने का इस पार्टी का और सरकार का दायित्व बना हुआ है, लेकिन आम जन को जो है इससे पीड़ा होती है और इस तरह से और लोग जो हैं वो इन क्षेत्रों में जो अपने आप को लूट का सरगना मानते हैं। और भी आजकल राजनीति में हिमाचल में एक ट्रेंड चला है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भेड़ की खाल ओढ़ के भेड़िए बने हुए हैं और हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आके दानवीर बने हुए हैं। मेरा यह कहना है कि सरकार उनकी भी जांच कराए कि उनके सोर्स कैसे हैं, उन सोर्सों को वो किस तरह मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर उन्होंने राजनीति करनी है तो राजनीति के पखाने में इसमें राजनीति के दौर में सीधे आएँ और इस तरह चोर दरवाजे से कहीं से पैसा इकट्ठा करके कहीं जाके बांट देना और राजनीति करना, ये भी लोकतंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है। और आने वाले कल जो है वो देश की जो प्रदेश के लोग हैं इससे भी चिंतित हैं कि ये लोगों को इनको पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो ये माना जाता था कि पार्टी चिन्ह में जो है वो एमएलए और ना पार्लियामेंट में और विधानसभा में चुनाव हों। हमने छोटे लेवल पे जो है
वो गांव लेवल में या घर लेवल में जो है लोगों को बांटना नहीं है, लेकिन परिस्थिति बदलती गई है। और आज के दौर में जिस तरह इन निकाय के चुनावों को होने के बाद या पंचायतों के चुनावों को होने के बाद झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं और किस विचारधारा के लोग जीते हैं, किसके नहीं जीते हैं, और उनकी अदला बदली खरीद फरोख्त होती है, तो ये मैं स्वागत करता हूँ कि ये मैं चाहता हूँ कि सरकार और आगे नीचे जो डायरेक्ट चुनाव है जहाँ प्रधान उप प्रधान का, उसको भी पार्टी चिन्ह पे ले जाए और जो बाढ़ पंच का है उसको खुला छोड़े। और जो इस वक्त जो प्रदेश सरकार है या देश की सरकार है, जिस तरह महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून का टूटना और अत्याचारों के जो दौर चले हैं, आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी और जो है वो सरकार को आईना दिखाएगी। पंचायती राज चुनाव में प्रदेश सरकार ने भले ही नई पंचायतों का गठन कर दिया है, लेकिन अधिकतर नई पंचायतें अभी तक सरकारी ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्ट नहीं हो सकी है, जिस वजह से इन पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। खंड विकास अधिकारी नूरपुर डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में काफी लंबे समय के बाद नई पंचायतों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जितने भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं उनमें पुरानी पंचायतों की ही सूची उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जैसे ही नए वित्त वर्ष में सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, वैसे ही नई पंचायतों को लॉगिन आईडी उपलब्ध करवा दी जाएगी। पंचायती राज चुनाव में प्रदेश सरकार ने नई पंचायतों का गठन तो कर दिया, लेकिन अधिकतम नई पंचायतें अभी तक किसी भी सरकारी ऑनलाइन पोर्टल से नहीं जुड़ पाई हैं। ऑनलाइन पोर्टल से नहीं जुड़ने की वजह से इन नवगठित पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। यही हाल जिला कांगड़ा के नूरपुर विकास खंड का भी है। नूरपुर विकास खंड के तहत गठित की गई नई 8 पंचायतों को अभी तक लॉगिन आईडी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस कारण मनरेगा, पंचायती राज, ग्राम स्वराज से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अधिकतम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन नवगठित पंचायतों में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की सभी पंचायतें ऑनलाइन वेब पोर्टल से जुड़ी हैं और इन सभी पंचायतों को लॉगिन आईडी उपलब्ध करवाई गई है। इन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही पंचायतों में विकास कार्य व अन्य कार्यों को लेकर जानकारी दी जाती है। मौजूदा समय में इन ऑनलाइन पोर्टल पर केवल पुरानी पंचायतों की ही जानकारी मौजूद है, जबकि नई पंचायतों का कोई भी ब्यौरा इसमें शामिल नहीं है। खंड विकास अधिकारी नूरपुर डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में काफी लंबे समय के बाद नई पंचायतों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जितने भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं, चाहे वह मनरेगा, पंचायती राज या फिर ग्राम स्वराज का पोर्टल हो, इनमें वर्तमान में पुरानी पंचायतों की सूची ही उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जो भी डाटा एंट्री वर्तमान में हो रही है वह पिछली पंचायतों के लॉगिन से की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही नए वित्त वर्ष में सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, वैसे ही पंचायतों को लॉगिन आईडी उपलब्ध करवा दी जाएगी। नई पंचायतों का गठन काफी समय बाद हुआ है और वर्तमान में जितनी भी हमारे ऑनलाइन जो सिस्टम्स चल रहे हैं, चाहे नरेगा का हो, चाहे पंचायती राज का हो, ग्राम स्वराज जो पोर्टल होता है, तो हर पोर्टल पे अभी जो फिलहाल में है, जो पिछली पंचायतें हैं उन्हीं की ही सूची उपलब्ध है। तो जो भी डाटा एंट्री वर्तमान में हो रही है वो पिछली ही पंचायतों के लॉगिन से हो रही है। तो जो नई पंचायतें भी बनी हैं उनका इंक्लूजन उसी लॉगिन में है। गवर्नमेंट का जो है, जैसे ही अपडेशन होगी नए फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से के बाद, उसके बाद जो नई पंचायतें हैं उनकी अलग से लॉगिन आईडी जनरेट की जाएगी और उसके बाद जो अपडेशन ऑफ डिफरेंट जो वर्क्स हैं हमारे या डिफरेंट जो डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं उनके जो पोर्टल हैं, तब उस पर रिफ्लेक्ट होगी नई पंचायतें। वर्तमान के लिए जो भी हमारे इस टाइप के सिस्टम चल रहे हैं वो पुरानी ही पंचायतों के लॉगिन से चल रहे हैं और पुरानी ही पंचायत जो है वो उसमें सक्षम है अभी कोई भी कार्य करने में। 17 मार्च से शुरू हुई राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में जिला प्रशासन द्वारा काइट फेस्टिवल का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के जोधपुर से 8 सदस्यों की टीम लुहणु मैदान पहुंची। वहीं इस फेस्टिवल में छोटी पतंगों से लेकर 5 फीट तक लंबी पतंगों पर देश की विभिन्न संस्कृतियों को पेश करते सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। यही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के चलते लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही बुजुर्गों का सम्मान करने, कोरोना योद्धाओं का सहयोग करने व स्वच्छता को अपनाने का भी संदेश दिया जा रहा है।
राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में पहली बार काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर से आई काइट्स एक्सपर्ट की टीम मेले में आने वाले लोगों को न केवल निःशुल्क पतंगबाजी करवा रहे हैं, बल्कि इन पतंगों को बनाने की विधि भी सिखा रहे हैं। वहीं काइट्स मेकर अजगर बेलीम का कहना है कि काइट फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न संस्कृतियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से इन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए लोगों को जागरूक करने और इसमें पतंगों की भूमिका को शामिल करना उनका मुख्य लक्ष्य रहा है, ताकि पतंगबाजी के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा सके। संस्कृति है हमारी अलग अलग तरह की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक सुदूर पहाड़ियों के अंदर बीच में एक छोटा सा गांव है जिसमें ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस जैसी सुकून की जगह मिलना बहुत मुश्किल काम है। लोग विदेशों में जाते हैं, जबकि हमारे भारतवर्ष में भी इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं पर्यटन स्थल के रूप में जो छुपी हुई है। इस मेले के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे इस जगह पर ऐसा मेला आयोजित किया है, जिससे कि हमारी ये जो संस्कृति है वो सबके सामने आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी मेला आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। स्वच्छता की बात करें, यहाँ पर तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पॉलीथीन मुक्त है यहाँ पर ये जगह। और वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसके अंदर भी यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था कर रखी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए वहीं बाबू अनपाची ने चारों ओर पहाड़ों से घिरे बिलासपुर शहर की खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हुए प्रदेश में कई ऐसे पर्यटन स्थल होने की बात कही जिनकी जानकारी पर्यटकों को नहीं है। ऐसे में उन्होंने इसके प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की अपील की है। और मैं काइट के थ्रू, जो काइट मेरा एक हॉबी है, इसके थ्रू मैं पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर, मैं राजस्थान जाके मैं रहता हूँ और इंडिया दोनों के कल्चर को पूरी दुनिया के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, जिससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिले और वे जो हमारी अच्छाइयाँ जो इंडिया के अंदर भरी पड़ी हुई है उनको देख के वो इधर आए। तो ये मेरा छोटा। उसके अलावा मैंने अभी जो कोरोना का जो एक क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो उसके लिए मैंने भी कुछ काइट बनाई ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, मास्क लगाया जाए, जो कुछ भी है, और डिस्टेंस में भी हमको रहना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज भी मैंने काइट के थ्रू दिया है। स्वच्छता का भी आपने एक संदेश दिया। बिल्कुल, स्वच्छता के बारे में ये है कि जब हम हमारे देश को स्वच्छ रखें तो हम खुद स्वच्छ रहेंगे। एक सबसे बड़ा हमारे लिए। यहाँ का बताएं आप, नलवाड़ी में एक नलवाड़ी में मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर कि एक बिसालपुर, जो कि मेरे ख्याल से दुनिया से थोड़ा छुपा हुआ देश, क्योंकि लोगों को शिमला और मनाली दिखता है, लेकिन जब हमने पहाड़ों और यहाँ पर देखा लोगों को तो मेरा जी करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ। इतना अच्छा लगा, सुहाना, शांत और बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। हिमाचल म्युनिसिपल काउंसिल पेंशनर एवं एम्प्लॉयज संघ द्वारा नाहन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान संघ ने प्रदेश सरकार व नाहन नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पेंशनरों का कहना है कि नाहन नगर परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक 4/9/14 का वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है। संघ ने मांग की है कि सभी पेंशनरों को पेंशन के साथ 5% महंगाई भत्ते का वित्तीय लाभ दिया जाए, अन्यथा पेंशनरों को मजबूरन न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नाहन में आयोजित हिमाचल म्युनिसिपल काउंसिल पेंशनर एवं एम्प्लॉयज संघ की बैठक के दौरान संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। म्युनिसिपल काउंसिल पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि नगर परिषद नाहन में स्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ 5% महंगाई भत्ता अप्रैल 2020 में जारी किया गया है, मगर पेंशनरों को अभी तक महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया है। पेंशनरों ने नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मांग की है कि सभी पेंशनरों को पेंशन के साथ 5% महंगाई भत्ते का जल्द वित्तीय लाभ दिया जाए, अन्यथा पेंशनरों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। पेंशनरों का यह भी कहना है कि नाहन नगर परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक 4/9/14 का वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके लिए पेंशनरों ने नाहन नगर परिषद को जिम्मेवार ठहराया है। पेंशनरों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन व उनको मिलने वाले अन्य वित्तीय लाभ ही उनके जीवन यापन का सहारा बनते हैं। ऐसे में यदि उन्हें समय पर वित्तीय लाभ नहीं मिलते हैं तो इससे उन्हें परेशानी से जूझना पड़ता है। 5% महंगाई भत्ता देने बारे में दूसरा प्रस्ताव है हमारा 4/9/14 वर्षों में जो
हिमाचल सरकार ने 60 वर्ष की आयु में 4/9/14 की किस्त कर्मचारियों को 2018 में दे दी गई है और जो 5% महंगाई भत्ता है ये 2020 में कर्मचारियों को दिया गया है और पेंशनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है कि जबकि सभी महंगाई भत्ते सभी कर्मचारियों को तनख्वाह के साथ दे दिया गया है। 2 साल के लगभग हो गए हैं, अभी पेंशनरों को कोई भी 1 जुलाई 2019 का महंगाई भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन स्थित नर्सिंग स्कूल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न जिलों से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हिस्सा ले रही हैं। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल प्रतिभा शर्मा ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए यह 15 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेने वाली हेल्थ वर्कर्स को प्रमोशन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर हेल्थ वर्कर्स को जानकारी दी जाती है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन्हें प्रमोशन दी जाती है। ये हमारे पास पूरे स्टेट के फीमेल हेल्थ वर्कर्स अपनी सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक आते हैं। इनको DHS शिमला द्वारा भेजा जाता है और 15 दिन का प्रशिक्षण जो है वो ज़्यादातर नेशनल हेल्थ मिशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो इनमें इनकी ट्रेनिंग में डाले गए हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी केसेस हैं या इंजेक्शन एफिशिएंसीज है या फिर न्यू बॉर्न केयर है, फर्स्ट एड है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनके सिलेबस में ये सब डाला गया है जिसको हमें इनको ट्रेनिंग इनके स्किल्स डेवलप करने होते हैं और जो भी इनकी क्वेरीज होती है वो पूरा करते हैं। ये पूरे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट ऊना, डिस्ट्रिक्ट मंडी, यहाँ से ये लोग आए हैं। तो इसके बाद हम इनको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जिससे इनकी प्रमोशन हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार संघ ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। पंचायत चौकीदार संघ के अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि जब से पंचायतों का गठन हुआ है तभी से चौकीदार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ना तो उनके वेतन में वृद्धि हुई है और ना ही उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वह पंचायतों में 9 घंटों से ज्यादा ड्यूटी देते हैं और उनसे अन्य सेवाएं भी ली जाती है। उन्होंने कहा कि पंचायत चौकीदार 2 दिन की हड़ताल में है और ऐसे में अगर सरकार उनकी मांगों को पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। हमारी जो 1952 से पंचायतों का गठन हुआ था और 71-72 में पंचायतें बनी थी, केवल पंचायतों में 2 ही कर्मचारी हुआ करते थे, एक सेक्रेटरी और एक चौकीदार। चौकीदार तो चौकीदार ही है। 1972-74 से लेकर के आज 2021 हो गया, वो पंचायत चौकीदार का ना तो पार्ट टाइम है, ना तो वो फुल टाइम है, ना तो उसकी कोई पॉलिसी बनी है, ना तो वो दिहाड़ीदार है। ड्यूटी उसकी है सवेरे 9 बजे से और शाम 5 बजे तक। पंचायत को खोलना भी चौकीदार का काम है और बंद करना भी चौकीदार का काम है, और जो भी सफाई वगैरह करनी वो भी चौकीदार का काम है। और जैसे कि ग्राम सभा होती है वो गांव-गांव में जा करके जो है लोगों को सूचित करना भी पंचायत चौकीदार का काम है। ऐसा कानून बना कि मतलब पंचायत चौकीदारों को बोला कि वो कोर्ट में जाएं और जो समन होंगे कोर्ट के वो भी पंचायत चौकीदार के माध्यम से वो घर घर में पहुँचाए। 1998 में समन का रेट 10 रुपए था और पंचायत चौकीदार को खाने के लिए 25 रुपए मिलते थे 1998 में। आज 2021 हो गया, 1998 में 25 मिलते थे, आज 2021 हो गया, वो 25 के 25 रह गए। सरकार से मांग की थी कि मतलब 2020 में 24 फरवरी को कैबिनेट में हमारी पॉलिसी की फाइल लगी थी, उसको जो था वो सीएम ने डिफेंस कर दिया था किसी कारणवश। तो आज 1 साल 3 महीने हो गया, उस फाइल का कोई अता पता नहीं है, कहाँ वो फाइल है, ना वो पॉलिसी है, ना वो कुछ ना काम है।
तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जैसे और विभागों के चौकीदारों की पॉलिसी बनाई गई, वैसी ही पंचायत चौकीदार की भी पॉलिसी बनाए। वो भी तो एक चौकीदार ही है। अगर आपकी मांगे आज और कल जो है हमारा धरना प्रदर्शन होगा, और कल जैसे ही सरकार हमारे से क्या बोलेगी उसके बाद हम कल की रणनीति तैयार करेंगे। कल के बाद अगली जो रणनीति है वो तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 130 किलोमीटर दूर रामपुर बुशहर में हर वर्ष बसंत आगमन की खुशी में मनाए जाने वाला फाग उत्सव 30 मार्च से शुरू होगा। मेले का मुख्य आकर्षण देव नृत्य और शोभा यात्रा होती है। मेले में देवलू और उनके साथ आए नर्तक दल पारंपरिक वेशभूषा में देव वाद्य यंत्रों की धुन से नृत्य करते हैं। मेले के सफल आयोजन को लेकर एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम द्वारा मेले में पहुंचने वाले देवी देवताओं के स्वागत और रहन सहन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। मेले के दौरान ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में बसंत आगमन की खुशी में देवी देवताओं की उपस्थिति में मनाया जाने वाला पारंपरिक फाग उत्सव 30 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। जिला स्तरीय यह उत्सव स्थानीय परंपरा के अनुसार आसपास के इलाकों से देवी देवताओं के आगमन के साथ शुरू होता है। 4 दिनों तक देवताओं की शोभा यात्रा व पारंपरिक वेशभूषा में देवी देवताओं के साथ आए नर्तक दल मेले का मुख्य आकर्षण रहते हैं। मेले का आयोजन कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया जाए, इसे लेकर एसडीएम रामपुर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम कार्यालय रामपुर में हुई बैठक के दौरान ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार हुआ। मेले के दौरान देवी देवताओं के साथ आए देवलुओं को ठहराने व रहने की उचित व्यवस्था बनाने के बारे में भी चर्चा हुई, ताकि देव आस्था से जुड़े पारंपरिक उत्सव भविष्य में भी जारी रहें। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि फाग मेला बुशहर का पारंपरिक मेला है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन हो सके, इसे लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि यह मेला लोगों की आस्था से जुड़ा है और इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक रहती है। उनका प्रयास रहेगा कि इस मेले के दौरान देवास्थाओं का निर्वहन सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि पारंपरिक फाग मेला 30 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इसके आयोजन बारे जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनको सभी आदेश दे दिए गए हैं। फर्स्ट लिस्ट में देवताओं को न्योता देना, उनको प्रॉपर आस्था से बुलाना, उसके बाद मेले के तैयारियों बारे, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, स्टॉल आवंटन का हो, स्टॉल जो दिए जाएंगे लोकल जो लोग हैं उनको ही दिए जाएंगे, बाहर के लोग इसमें हम नहीं मानेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी तैयारियां हैं देवताओं देवलुओं को जो भी हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं उसके बारे में इनको जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारी लगातार संघर्षरत है और पिछले कई दिनों से शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर इस उम्मीद से धरने पर बैठे हैं कि कभी तो सरकार उनकी मांगों को सुनेगी। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 2 सप्ताह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों ने चेताया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार कब तक एनपीएस कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालती है। हम पिछले 13 दिनों से लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमने सरकार से मांग की है कि हमारी जो पुरानी पेंशन बहाली की बात है उसके ऊपर सरकार ने समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने बजट में भी उसके बारे में कोई बात नहीं की। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार ने 2009 में कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, जिसके तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में पुरानी पेंशन दी जाती है। हम प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार उस नोटिफिकेशन को हिमाचल के कर्मचारियों के लिए भी लागू करें। इसके लिए हमने सरकार से लगातार हर एक मंच से अपनी मांग उठाई है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग को लगातार अनसुना किया है। हमें उम्मीद थी कि बजट में हमारी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन 6 मार्च को जब सरकार ने बजट जारी किया हमें उसमें भी निराशा हाथ लगी। उसके बाद हमने निर्णय लिया है कि हम 7 मार्च से लगातार 20 मार्च तक, जब तक विधानसभा चलेगी, अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर दिल्ली जो है वो धरना देंगे। और उसी संदर्भ में आज हमारे धरने का 13वां दिन था, जिसमें जिला मंडी के कर्मचारियों ने भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 से 24 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 22 व 23 मार्च को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अप्रोच करेगी जिससे हिमाचल प्रदेश में वेदर खराब हो सकता है। 21 तारीख से वेदर जो खराब होने की पॉसिबिलिटी है। 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगह है स्कैटर्ड बेसिस पे बारिश हो सकती है और ऊपर के इलाकों में हाई रिचेज वाला इलाका वहाँ पे स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है और इसका इफेक्ट जो है 22 और 23 तारीख को ज़्यादा रहेगा। 22 और 23 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मोस्ट प्लेसेस एरिया है जहाँ पे बारिश होगी और जो निचले इलाके हैं इसमें बारिश के साथ जो कुछ एक जगह पे हेल स्टॉर्म हो सकता है, थंडर के साथ लाइटनिंग होने की भी पॉसिबिलिटी है। और जो ऊपरी इलाके होंगे जो हाई रिचेज वाला इलाका जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हाई रिचेज वाले इलाके हैं वहाँ पे जो स्नोफॉल भी हो सकती है। तो इन्हीं दिनों में जैसे 22 और 23 तारीख को कुछ एक इलाकों में हैवी बारिश या हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है, जिसमें मेन जो इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा का इलाका, कुल्लू और लाहौल स्पीति के इलाके हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी हल्की तेज़ अपने बारिश मतलब हैवी बारिश हो सकती है। और उसके बाद जो है मौसम जो वो क्लियर हो जाएगा। 24 तारीख से जो है WD का इफेक्ट है वो बहुत कम रहेगा और 25 तारीख से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।